वेलकम टेक वीडियो गुरु। मैं आपका विकास आपके अपने चैनल में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लेके आए हैं जो कि सी लैंग्वेज के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन जो आपको कम से कम 20 के ऊपर नंबर आपको दिलाई देंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके हर बार के एग्जाम के लिए। बेसिक कॉमन क्वेश्चन है जो आपके बेसिकली हम लोग कीवर्ड्स या डेटा टाइप्स या ऑपरेटर्स वगैरह यूज करते हैं, उससे मिलते जुलते जो क्वेश्चन आते हैं, लूप वगैरह जो क्वेश्चन होते हैं, वो क्वेश्चन हम आपको आज हम सॉल्व करवाएंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए या आपके जो अभी होने वाले हैं उस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके होंगे। तो ठीक है, तो वीडियो को अच्छी लगे, आपको समझ में बिल्कुल आएगी, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, जो भी आपके ग्रुप है, व्हाट्सएप है, बिल्कुल आप शेयर कर दें इस वीडियो को, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होगी सी लैंग्वेज के लिए। नहीं तो आप फिर हम उसको मैसेज करेंगे, जैसे कि हमारे पास डेली मैसेज आते हैं व्हाट्सएप पे कि सर 4 बार 4 बार से 5 बार सी लैंग्वेज का एग्जाम दे चुके, लेकिन सर अभी तक नहीं निकला। उसका रीज़न यही है कि आप जो फेल होते हैं वो ऑब्जेक्टिव वाले में अधिकतर फेल होते हैं, क्योंकि देखिए थ्योरी वाला पेपर होता है वो आप उसमें कुछ ना कुछ लिख लिख के जरूर आते हैं, और नहीं होता तो प्रोग्राम वगैरह आप कहीं ना कहीं से अगल बगल से कॉपी करके कहीं ना कहीं से आप लिख लेते हैं। ठीक है, तो दिक्कत आती है मेन ऑब्जेक्टिव वाले में, और ऑब्जेक्टिव वाले में भी दिक्कत आती है फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स, इन सब क्वेश्चनों में। तो जो हम क्वेश्चन बताएंगे वो आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भी मिलेंगे, ट्रू एंड फॉल्स में भी मिलेंगे, मैच द कॉलम में भी मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करीबन 50 के ऊपर जहाँ तक होंगे, मैं अभी आपको पूरे सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। और यहाँ पे सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप टाइम वेस्ट ना करें, प्लीज़ जाकर देख लें। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गेस क्वेश्चन सब यहाँ पे अवेलेबल हैं, सारे मॉड्यूल के। अगर आपको किसी वीडियो के लिंक्स नहीं मिल पा रहे हैं, अब आप बिल्कुल भी आप देर ना करें, आप मुझको व्हाट्सएप करें 7007659485 पे कि सर मुझको इस मॉड्यूल का वीडियो क्लास चाहिए या लिंक चाहिए या गेस्ट पेपर चाहिए, मैं आपको तुरंत प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, बाकी सारी वीडियोस यहाँ प्ले लिस्ट में अगर आप जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट आप देख सकते हैं। जो पेड क्लासेस होंगी वो आप अभी ना परचेज करें, क्योंकि आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। यहाँ पे चले जाएं, सारे प्ले लिस्ट अवेलेबल है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, हर बार इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं, बच्चे पास होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं फटाफट। हाँ, सबसे पहले एक डाउट जो आपके मैं क्लियर कर देता हूँ, जो कि हमारा पेपर जो आता है उसमें एक बच्चों की डाउट आई है कि ये जो पार्ट होते हैं यहाँ पे सेकंड सॉरी सबसे नीचे वाला जो पार्ट होता है हमारा, उसमें से कौन कौन से पेपर क्वेश्चन हमको अटेम्प्ट करने होते हैं। मैं इसको बता देता हूँ फटाफट, फिर मैं आपको मॉक टेस्ट पे ले चलता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आपको ये दिया होता है, 5 पार्ट दिए होते हैं, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, हर पार्ट में करीबन 2 या 3 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है आंसर एनी 4 क्वेश्चन, किसी के आंसर आपको देने हैं। तो ये डाउट काफी लोगों की है, मेरे पास मैसेज आए हैं व्हाट्सएप पे, तो मैं क्लियर कर देता हूँ जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। तो देखिए, मान लीजिए अगर 5वें पार्ट का आप क्वेश्चन उठाते हैं तो आपको 5वें पार्ट के सारे क्वेश्चन करने होंगे। उसमें जो भी मान लीजिए उसमें से आपको एक नहीं आ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि आपने चारों पार्ट अटेम्प्ट कर लिए और जो बचा हुआ वाला अटेम्प्ट है जिसको आप लेफ्ट कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो आप उसमें से एक क्वेश्चन लिख दें। ऐसा ना करें, ऐसा तब करें जब आपको आंसर आ ही नहीं रहा है। ठीक है, ऐसा आप कर सकते हैं, लेकिन जब आपको नहीं आ रहा है बिल्कुल ऐसा ना करें, क्योंकि एग्जामिनर इतने बेवकूफ़ तो होंगे नहीं कि आपका वो देखे ना वो आपके नंबर काट देंगे। ठीक है, तो ऐसा ना करें। जो भी ऑप्शन उठाएंगे, जैसे 8th नंबर उठाया आपने, तो 8th में आपके कितने हैं, ए बी सी, तो ए बी सी तीनों आप करके आए वहां पे। अगर इनमें से नहीं आ रहा, 2 आ रहे तो 2 करें, छोड़ दें तीसरा वाला। लेकिन मैं तो कहूंगा आप एक भी क्वेश्चन ना छोड़ें, प्लीज सारे क्वेश्चन करके आए, कुछ ना कुछ थ्योरी एग्जाम्पल आउटपुट वगैरह लिख के आए उसमें। ठीक है, तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे और आप पास हो जाएंगे। तो ये है आपका पैटर्न। ठीक है, 4 आपको कोई करना है, या तो आप 9th वाला कर सकते हैं, या 7th वाले चारों कर सकते हैं, या 8th वाला, या फिर 5 या 6 वाला। ठीक है, कोई में से जो भी उठाएंगे आपको सारे करने हैं। और पेपर का पैटर्न आप देख सकते हैं, जो कि इस बार जो क्वेश्चन आ रहे हैं सब में मिक्सअप क्वेश्चन आ रहा है। देखिए पैटर्न 7-7 नंबर 8-8 नंबर के क्वेश्चन क्यों दिए जा रहे हैं, वो इसीलिए दिए जा रहे हैं कि इसमें आपको थ्योरी भी हो जा रही है, आपका प्रोग्राम भी हो जा रहा है, सिंटेक्स भी हो जा रहा है, और उसमें प्रोग्राम भी आपको देखिए ऐड कर दिया गया। व्हाट डू यू मीन बाय एरे, सबसे पहले आप एरे बताएं, एरे का एग्जांपल, सिंटेक्स बताएंगे, और 1D एरे क्या होता है 1D एरे बताएंगे। ठीक है, अरेंज सी क्या होता है वो भी आप बताएंगे। ठीक है, उसके बाद राइट ए प्रोग्राम 3x3 मैट्रिक्स का यूजिंग एरे। तो देखिए 4 क्वेश्चन आपको इसी में मिल गए एक ही चीज में, इसीलिए कितने नंबर का दिया गया 8 नंबर का। तो 8 नंबर में पहले आप अगर आप एरे की थ्योरी लिख देंगे तो आपको वहां से 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, 1D एरे के बारे में लिख देंगे, फिर 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। उसके बाद है व्हाट इज लिमिटेशन ऑफ एन एरे और एरे इन सी, अगर आप ये लिख देंगे तो इसमें आपको 2 नंबर, सबके 2-2 नंबर डिवाइडेड हैं यहाँ पे अगर आप देखें तो। और राइट ए प्रोग्राम परफॉर्म 3x3 मैट्रिक, इसमें भी 2 नंबर आपके ऐड हैं। तो इस प्रकार से देखिए पैटर्न आपका अब बनाया जाता है। ठीक है,
तो बिल्कुल भी इसमें कंफ्यूज ना हो। सारे टॉपिक आप अगर एक एरे पूरा पढ़ लेंगे तो एरे के पूरे एक ही क्वेश्चन में आपको 8 नंबर का क्वेश्चन मिलते हैं। तो इस प्रकार के पैटर्न अब बनाए जा रहे हैं। उसी प्रकार से जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय डिसीजन मेकिंग इन सी। अब डिसीजन मेकिंग आपका क्या होता है, उसका एग्जांपल सिंटेक्स हो गया विच आर दी स्टेटमेंट इन सी दैट प्रोवाइड दी फैसिलिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। उसका एक एग्जांपल बताना है, स्टेटमेंट बताना है कैसे डिसीजन मेकिंग को बनाते हैं। एंड डिसीजन मेकिंग और ब्रांचिंग में क्या अंतर है। अभी यहाँ पे आपको डिसीजन मेकिंग लिखनी पड़ेगी, इधर आप ब्रांचिंग बताएंगे। ठीक है, इस प्रकार से पॉइंट डाल के बता देंगे। इसमें भी आपके 2 नंबर हो गए, 2 नंबर इसमें हो गए। एक्सप्लेन नेस्टेड इफ एल्से स्टेटमेंट विद एग्जाम्पल एंड सुटेबल। तो 2 नंबर का नेस्टेड इफ हो गया, 2 नंबर का एल्से इफ हो गया। तो ये कितने हो गए, 4 नंबर के। 4 नंबर के ये हो गए, 4 नंबर के ये हो गए। हो गए आपके 8 नंबर। तो इस प्रकार के पैटर्न जो है आपको अब देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन था, आपको देना जरूरी है। आप इसी प्रकार से एग्जाम तैयार करके जाएं और प्रीवियस ईयर्स को जरूर पढ़ के जाएं। प्रीवियस ईयर्स के पेपर में से ही आपको 40 में से 40 नंबर मिलेंगे। ठीक है, और कहीं से आप ना पढ़ के जाएं। तो प्रीवियस ईयर्स के ओल्ड क्वेश्चन यहाँ अवेलेबल है 2020 से लेके 2016 से आप पढ़ना स्टार्ट कर दें, क्योंकि ओल्ड सिलेबस है, इसमें रिपीटेड क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। उससे पहले के ना पढ़ें, 2016 के बाद 17, 18, 19, 20 के आप पढ़ लेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम चलते हैं फटाफट जो हमारे पास अवेलेबल है पीडीएफ नोट। तो इसमें हमने हिंदी क्वेश्चन लिए हैं जिससे कि आपको समझ में आए। मैं फटाफट बोलता जाऊंगा, आप देखते जाइए, और आपको आप आंसर पता है तो नीचे कमेंट में बता दें। ठीक है, मैं और जूम करता हूँ जिससे कि आप और ज़्यादा भी क्लियर दिखाई दे। तो आशा करते हैं आपको दिख रहा होगा आप क्लियर। मैं इसको कर देता हूँ 210 पे। तो अब अपने आप फटाफट आंसर आप देना स्टार्ट करिए। पीडीएफ आपको मिलेगी नहीं, ये हमारे सिर्फ प्रैक्टिस टेस्ट के लिए हमने आपके लिए तैयार की है स्पेशल। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्केलर डेटा टाइप है। अब स्केलर डेटा टाइप आप कैसे पता करेंगे। यहाँ पे दिया गया फ्लोट, यूनियन, एरे और ज्वाइंटर दिया गया। वैसे ज्वाइंटर नहीं होगा, यहाँ पे पॉइंटर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे अभी स्केलर डेटा टाइप्स के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, डेटा टाइप पे जाना पड़ेगा। तो आपको जो पीडीएफ दी गई थी गेस्ट पेपर की, या फिर आपको दिया गया होगा पीडीएफ नोट दिया गया, उसमें सारे डेटा टाइप्स होंगे। तो आपको बताना स्केलर डेटा टाइप किस में स्केलर, यानी कि कोई माप हमको लेनी है। ठीक है, स्केल करना है। ठीक है, तो वैल्यू किस में आप लेंगे, फ्लोट कोई वैल्यू को उसमें हम कोई डिजिट हम दे सकते हैं। ठीक है, तो फ्लोट वैल्यू यहाँ पे इसका ऑप्शन बनेगा, यानी कि ए। स्केल यानी कि कोई नापना है हमको, तो वो वैल्यू हो सकती है, डिजिट हो सकती है, डिस्टेंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वहाँ पे हम लिखेंगे कौन सी वैल्यू, फ्लोट वैल्यू को। ठीक है, तो ऑप्शन बनेगा ए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं हिंदी में ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। समझ में आ गया आपको इसका आंसर क्या होगा। स्केलर डेटा टाइप पूछा है तो कौन सी वैल्यू होगी, फ्लोट होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें, निम्नलिखित में से कौन सा टोकन है। अब यहाँ पे टोकन बताना है। अब टोकन आपके क्या होते हैं कि यहाँ पे पूछा गया है कीवर्ड, वेरिएबल और कांस्टेंट। तो ये तीन, और देखिए ऑप्शन दिया है उपरोक्त सभी। तो मैंने आपको बताया है उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन अगर दिया हो किसी भी क्वेश्चन में तो उसको आप गौर से देख लिया करें, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। तो ऊपर के जो तीनों क्वेश्चन है, कीवर्ड आपके जो सी लैंग्वेज में आपके कीवर्ड्स यूज करते हैं, और वेरिएबल यूज करते हैं, और कांस्टेंट, ये सभी आपके क्या है, टोकन्स कहलाते हैं। क्या होगा, टोकन एक टॉपिक है जिसके अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं, कीवर्ड्स को पढ़ते हैं, वेरिएबल्स को पढ़ते हैं और कांस्टेंट को पढ़ते हैं। तो हमारा क्या ऑप्शन बनेगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, टोकन हमारा इन सभी के अंतर्गत आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटीजर जो होता है उसकी स्टोरेज रेंज कितनी होती है। ये सारी चीज़ें थ्योरी में है और ये ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो देखिए आंसर इसमें बनेगा आपका, बताएं आपको पहले मैंने थ्योरी जो पढ़ाई होगी, थ्योरी वाली क्लासेस अगर आपने देखी होगी चैनल पे तो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन बनेगा इंटीजर की जो रेंज, सबकी रेंज अलग अलग होती है, इंटीजर की अलग होती है, फ्लोट की अलग होती है। ठीक है, तो इंटीजर की जो रेंज होती है वो कितनी होती है यहाँ बताएं आप कमेंट करके, अगर आपको मालूम है तो फिर मैं बताता हूँ। तो स्टूडेंट बताएं यहाँ पे क्या ऑप्शन बनना चाहिए। इंटीजर की जो स्टोरेज रेंज होती है वो आपको बतानी है, तो कितनी होगी यहाँ पे ऑप्शन बताएं ए बी सी डी में। तो देखिए इसमें ऑप्शन जो बनेगा, मैं आपको पूरा चार्ट दिखा देता हूँ फिर आपको अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो देखिए हमारे पास एक चार्ट अवेलेबल है, तो ये आपको पीडीएफ में दिया गया होगा। अब यहाँ पे सभी के, अब कोई भी क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है। इसमें इंटीजर का पूछा गया हो सकता है, आपको करेक्टर का मिल जाए, अनसाइन करेक्टर का मिल जाए, तो आपको सभी का पता होना चाहिए। तो करेक्टर का कितना होता है यहाँ पे -100। अब ये स्टोरेज वैल्यू ना देखें, वैल्यू रेंज हमको बतानी है। या स्टोरेज वैल्यू पूछेगा तो आपको इस तरह के ऑप्शन मिलेंगे, या वैल्यू रेंज पूछेगा तो इस तरह के ऑप्शन मिलेंगे। तो करेक्टर की होती है 1/, स्टोरेज साइज होता है उसकी वैल्यू होती है -128 से
दो 127 तक, और 0 से लेके 255 के बीच में, ठीक है। अनसाइन करेक्टर होते हैं उसमें 0 से 255, साइन करेक्टर होते हैं -128 से +127 तक, ठीक है। अब इंटीजर का बोला है तो उसमें स्टोरेज साइज कितना होगा, 2 और 4 बाइट का होगा, और रेंज कितनी होगी, -32,768 से +32,767। तो कौन सा ऑप्शन बनेगा, इसमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। आगे चलते हैं, एक वेरिएबल का अधिकतम साइज कितना होता है। तो वेरिएबल का साइज पूछा है यहाँ पे 8, 16, 32 और 64 यहाँ पे आपको दिए गए हैं। तो वेरिएबल का जो मिनिमम अधिकतम साइज है यहाँ पे वो कितना होना चाहिए, बताएं आप कमेंट करके। तो बताएं इसमें स्टूडेंट ऑप्शन क्या बनेगा, एक वेरिएबल का अधिकतम साइज कितना होता है, 8 होता है, ठीक है। कोई वेरिएबल होगा उसमें 8 साइज हम करेक्टर दे सकते हैं, तो ऑप्शन बनेगा ए। फ्लोट वेरिएबल का स्टोरेज साइज कितना होता है, फ्लोट जो हम लोग कोई वैल्यू लिखते हैं उसमें कितनी वैल्यू अधिकतर हम लोग लिख सकते हैं। तो बताएं ऑप्शन क्या बनेगा इसमें, 1 बाइट, 2 बाइट, 4 बाइट या 8 बाइट, कमेंट करके बताएं। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे अगर हम चलते हैं थ्योरी में, तो यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लोट, फ्लोट में स्टोरेज साइज कितना होता है 4 बाइट, डबल में कितना होता है 8 बाइट, और लॉन्ग डबल में कितना होता है 10 बाइट। तो तीनों का स्टोरेज साइज आपको मिल गया यहाँ से। तो तीनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। तो फ्लोट का पूछा है, इसमें ऑप्शन बनेगा 4 बाइट, ठीक है। ऑप्शन लगा दें नंबर 3 पे। उसके बाद देखिए पूछा गया डबल का, पूछ लिया गया। तो डबल का स्टोरेज वेरिएबल क्या होता है, अभी आपको थ्योरी में दिखाया, डबल का होता है 8 बाइट। तो देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन बनेगा, 6 का ऑप्शन बनेगा। यहाँ पे नीचे आते हैं 8 बाइट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो ये सभी का पूछा जा सकता है, किसी का भी। तो इसमें मैंने आपको सारे दिखा दिए, अब इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो 7 नंबर पूछा गया, एक्सपोनेंट एवं मेंटीसा निम्न में से किसका भाग है। ये एक्सपोनेंट और मेंटीसा हमारा एक वर्ड है जो कि हम लोग यूज करते हैं फ्लोट, इंटीजर या करेक्टर, या इनमें से कोई नहीं। बताइए किसमें इसका हम लोग यूज करते हैं बेसिकली। तो एक्सपोनेंट और जो मेंटीसा होता है इसका हम लोग जो प्रयोग करते हैं वो हम फ्लोट में यूज करते हैं, ठीक है। एक वर्ड है जिसका हम लोग यूज करते हैं, जब आपको क्लास लगाएगी उसमें जरूर समझाया गया होगा ये। मैं फिर से नहीं बताऊंगा क्योंकि टाइम हमारे पास नहीं है। 8 नंबर है, एक स्ट्रिंग वेरिएबल का आकार कितना होता है। एक स्ट्रिंग वेरिएबल है तो उसका आकार कितना होगा, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रिंग के बारे में, यहाँ पे थ्योरी में आपको दिया गया होगा। तो इस एक देखते हैं नीचे कहीं ना कहीं होगा जरूर। हाँ, तो स्ट्रिंग जो साइज होगा बेसिकली यहाँ पे दिया गया 1 बाइट, 8 बाइट और 16 बाइट, इसमें से आपको बताना है स्ट्रिंग वेरिएबल का आकार कितना होगा। तो देखिए इसमें दिया गया है आपका एक स्ट्रिंग वेरिएबल का आकार जो है 1 बाइट दिया है, 8 बाइट दिया है, 16 बाइट दिया है। तो ये तीनों ही ऑप्शन बेसिकली जो है आपके यहाँ पे गलत कहलाएंगे। इनमें से ऑप्शन बनेगा कोई भी नहीं, ठीक है। तो स्ट्रिंग वेरिएबल का कोई भी यहाँ पे स्टोरेज साइज अवेलेबल नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, निम्न में से किसका प्रयोग करते हुए सिंबॉलिक कांस्टेंट को परिभाषित किया जाता है। तो सिंबॉलिक कांस्टेंट अगर हमको बनाना है तो इनमें से हम किसका प्रयोग करेंगे। तो जाहिर सी बात है, हमको यहाँ पे बोला गया सिंबॉलिक तो बोला गया है और बोला गया कांस्टेंट का, ठीक है। तो यहाँ पे अब सिंबल तो हम लोग यूज करते नहीं, या डिफाइन का भी यूज नहीं करते, तो हम लोग एक कीवर्ड यूज करते हैं, इसका नाम है कॉन्स्ट। तो इसका हम लोग प्रयोग करते हैं सिंबॉलिक कांस्टेंट बनाने के लिए। तो ऑप्शन क्या बनेगा, बी बनेगा। सिंपल सा है, कभी कभार इसी में आंसर होता है आपके, तो इसको भी देख के आप इसमें से आंसर मैच कर लिया करें, ठीक है। लॉजिक जो क्वेश्चन होते हैं वो इस प्रकार से आप ढूंढ सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 10 नंबर है, नल करेक्टर किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब नल करेक्टर बेसिकली क्या होते हैं आपके, जब वैल्यू आपकी ओवरफ्लो होती है उसके बाद हमारी जो लास्ट की वैल्यू होती है वो करेक्टर नल हो जाती है। तो नल कैरेक्टर किसके द्वारा प्रदर्शित यहाँ पे पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे बैकवर्ड स्लैश में एन लिखा हुआ है, बैकवर्ड स्लैश में 0 लिखा गया, ओपी और ई। तो बताएं इसमें से क्या ऑप्शन होना चाहिए, ये आपको बताया गया थ्योरी वाली क्लास में। तो देखिए थोड़ा सा मैं थ्योरी आपको समझा देता हूँ। वेरिएबल जो है देखिए, जब इसकी वैल्यू, जैसे कि यहाँ कोई वैल्यू दी गई है एच ई हमने करके लिखी है, तो लास्ट में देखिए जब वैल्यू जो होगी ओवरफ्लो होगी तो वहाँ पे टर्मिनेट होने के बाद हेलो के बाद फॉरवर्ड स्लैश बैकवर्ड स्लैश 0 से उसको हम डिनोट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया गया, तो ऑप्शन क्या बनेगा, बैकवर्ड स्लैश 0, यानी कि ऑप्शन बनेगा बी। सिंपल सा है, समझ में आ गया। आगे चलते हैं, डेटा इनपुट के लिए कन्वर्जन करेक्टर का मतलब क्या होता है। हमको कोई डेटा को इनपुट करना है और उसमें डेटा को हमको कन्वर्जन भी करना है, तो उसका मतलब क्या होता है यहाँ पे बताइए। 11 नंबर, डेटा आइटम का लंबा पूर्णांक या डेटा आइटम का एक अनसाइंड डेसिमल इंटीजर, भी मैंने आपको दिखाया था, अनसाइंड और शॉर्ट इंटीजर सबको दिखाया था, वैल्यू कितनी और कितनी क्या होती है। और डेटा आइटम एक शॉर्ट इंटीजर, तो डेटा इनपुट के लिए जो हम कोई कन्वर्जन करेक्टर का मतलब यहाँ पे क्या होता है, डेटा आइटम एक शॉर्ट इंटीजर है,
ठीक है, कोई भी डेटा आइटम होगा वो क्या है आपका एक शॉर्ट इंटीजर है जिसमें कि हम कन्वर्जन करेक्टर को यूज कर सकते हैं। तो ऑप्शन क्या बनेगा इसमें, डी। ठीक है, यहाँ तक के क्वेश्चन हो गए, समझ में आ गए आपको? समझ में आ गए तो लाइक और कमेंट करके अपने आंसर बताएं। फिर हम चलते हैं आगे इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि और ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होंगे। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर पे, मॉक टेस्ट पे जो हमारी क्लासेस चल रही हैं। तो अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 पे फिर से स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, समझते हैं इसको क्या कहा जा रहा है। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से करेक्टर ओरिएंटेड कौंसल इनपुट आउटपुट फंक्शन कौन सा है। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है फंक्शन चैप्टर के हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा जो करेक्टर ऑब्जेक्टेड कंसोल है जो इनपुट आउटपुट फंक्शन आपको देता है। तो आपको पता है जब हम फंक्शन का चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें हमको हम लोग को क्या मिलता है, गेट करेक्टर, पुट करेक्टर, इस प्रकार के ऑप्शन मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमको बताना है वही बताना है कि इनपुट आउटपुट के कौन सा करेक्टर हम लोग यूज करते हैं। तो पहला तो हमारा हो जाता है गेट करेक्टर, और एंड के साथ दूसरा हमारे पास आता है यहाँ पे पुट करेक्टर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, गेट करेक्टर एंड पुट करेक्टर। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, गेट्स और पुट्स ये अलग चीज है, ठीक है। स्कैन एफ और प्रिंट एफ ये अलग चीज है, और देखिए यहाँ पे लिखा भी स्पेस के साथ गया, उसके एफ गेट, ये सब ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो जो सही ऑप्शन बनेगा गेट करेक्टर एंड पुट करेक्टर, इनपुट आउटपुट के साथ हम लोग यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड नंबर यहाँ पे कह रहा है, इसको जूम करते हैं इससे आपको क्लियर समझ में आए। क्वेश्चन नंबर कह रहा है प्रिंट एफ है, ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट में आपको दिया डबल इन्वर्टेड कॉमा के साथ 96U, 1 का आउटपुट आपका क्या होगा। अब जब इसको आप प्रिंट करेंगे तो इसका आउटपुट आपका क्या आना चाहिए, -1 आएगा, या मैक्सिमम इंटीजर वैल्यू आएगा, या मैक्सिमम इंटीजर या मिनिमम या मैक्सिमम, या एरर मैसेज आएगा। तो देखिए इसका कुछ ना कुछ तो आउटपुट आएगा, ठीक है। तो जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो माइनस तो वैल्यू आ ही नहीं सकती, ठीक है, माइनस तो वैल्यू आएगी नहीं। तो इसमें आएगा क्या वैल्यू, या तो एरर मैसेज, एरर भी नहीं आएगा, कोई ना कोई वैल्यू जरूर प्रिंट होगी, एरर नहीं आएगा क्योंकि प्रोग्राम तो ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर लिखा गया, -1 लगाया गया है, तो एरर तो नहीं आपको मिलेगी। हाँ, मैक्सिमम इंटीजर वैल्यू आपको जरूर मिल सकती है। तो इस केस में इसका जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा, आप बताएं कमेंट करके, फिर मैं आपको समझाता हूँ किस प्रकार से इसका होगा। ऑप्शन बताएं कमेंट करके। तो स्टूडेंट अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो इसमें काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक है। सबसे पहले तो ये प्रिंट एफ अगर देखा जाए तो यहाँ पे स्पेस करके लिखा है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन एरर होगा यहाँ पे पहली बात तो ये बेसिकली आपको एरर मैसेज ये शो करेगा, ठीक है। बाकी अगर इसके आप आंसर गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको दिखाई देगा इसका आंसर मैक्सिमम इंटीजर वैल्यू, आपको इसका आंसर दिखाई देगा। बेसिकली ये लिखने का पैटर्न भी गलत है, तो मेरे मान से इसमें जो ऑप्शन बनना चाहिए वो एरर मैसेज होना चाहिए। बाकी आप बताएं अगर आपको इसका आंसर सही पता है। नंबर 3 सी में यूनियन आपका क्या है, तो यूनियन आपका क्या काम करता है, बेसिकली मेमोरी को एलोकेशन करने का काम करता है। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन बनेगा, मेमोरी लोकेशन जो आपका है वो सी यूनियन आपका होता है। आगे चलते हैं। जब मेन फंक्शन बुलाया जाता है तो इसको छोटा कर लेते हैं। जब मेन फंक्शन बुलाया जाता है तो यह तर्क के साथ कहा जाता है कि उसमें आपका आर्ग सी होगा या आर्ग वी होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो दोनों ही ऑप्शन इसमें सही होंगे, दोनों, यानी कि ए और बी। यानी कि जब कोई मेन फंक्शन बुलाता है यहाँ पे वहाँ आर्ग सी भी हो सकता है और वी भी हो सकता है। तो ऑप्शन बनेगा डी। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्न में से सिंगल करेक्टर इनपुट आउटपुट के लिए कौन सा फंक्शन जो प्रयोग में किया जाता है। इनपुट आउटपुट लेना है, सिंगल इनपुट आउटपुट लेना है आपको करेक्टर्स का। तो 5वें नंबर बताएं क्या ऑप्शन होना चाहिए। तो एक ही यहाँ पे ऑप्शन बनता है हमारे पास, गेट करेक्टर एंड पुट करेक्टर सिंगल्स के लिए, ठीक है। फंक्शन चैप्टर के क्वेश्चन है आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट। निम्न में से किसका उपयोग स्कैन एफ में वैल्यू स्टोर करने के लिए नहीं किया जाता है। तो कौन सा नहीं किया जाता है स्कैन एफ में वैल्यू स्टोर करने के लिए, तो देखिए %d भी यूज़ करते हैं, %s और f भी यूज़ करते हैं, w को यूज़ नहीं करते हैं। तो ऑप्शन क्या बनेगा, डी। ये ऑप्शन हट जाएंगे यहाँ पे। अगर करते हैं बोलता तो फिर आप इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन पे लगा देते, ठीक हो जाता। तो ऑप्शन बनेगा w इसमें, %w। 7 स्कैन ऐप का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है, तो स्कैन ऐप, और आपको पता होना चाहिए प्रिंट आप स्कैन ऐप यूज़ करते हैं, उसको हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं। तो स्कैन ऐप को बेसिकली हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं, कोई वैल्यू को इनपुट कराने के लिए, और प्रिंट ऐप को प्रिंट कराने के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन बनेगा इनपुट वैल्यू को स्टोर करने के लिए। ऑप्शन बनेगा इनपुट वैल्यू को स्टोर करने के लिए, यानी कि सी ऑप्शन बनेगा। हो गए आपके यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट। ये थे आपके कौन से चैप्टर के, फंक्शन चैप्टर के क्वेश्चन थे मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं। अब हमको क्वेश्चन जो मिलेंगे वो मिलेंगे लूप के, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो चलिए देखते हैं फटाफट।
अब यहाँ पूछा गया है सी कितने बेसिक लूपिंग स्ट्रक्चर को सहायता प्रदान करता है, बेसिकली लूप में यहाँ पे कितने स्ट्रक्चर हमारे पास होंगे। तो बताएं यहाँ पे 2 है, 3, 4 और 6। तो बेसिकली वाइल डू वाइल इस प्रकार से हमारे जो करेक्टर्स होते हैं। तो कितने बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ बनेंगे तो बताएं यहाँ पे कमेंट करके। देखिए वैसे तो अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा, लेकिन मेन जो हमारे पास है लूप है वो 3 प्रकार से यहाँ पे हमको मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे आया हमारे पास। यहाँ पे दिया गया है, अब ये ऑपरेटर कैसे आप बताएंगे जब तक आपको पता नहीं होगा। तो यहाँ पे बोला गया डबल एंड ये ऑपरेटर किसका उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या क्या ऑप्शन दिए गए, अलाइनमेंट का है, या आपको अलाइनमेंट करनी है, या फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बताना है, या फिर हमको लॉजिकल बताना है कोई, या फिर रिलेशन बताना है। तो ये कैसे मालूम पड़ेगा, जब जब तक आप ऑपरेटर पढ़ेंगे नहीं तब तक आप कैसे बता पाएंगे ये चिन्ह कहाँ से है। आप तो सीधे ये थोड़ा ना बता देंगे ये एंड है। डबल एंड क्या चीज़ है, तो इसके लिए ऑपरेटर एक बार आप चले जाए, पीडीएफ नोट्स अगर आपके पास है तो उसमें आप जाएं, यहाँ पे देखिए पेज नंबर 30 पे चले जाएं। यहाँ पे सारे ऑपरेटर का एक चैप्टर हमने डाला हुआ है पीडीएफ नोट्स में, सी लैंग्वेज के ऑपरेटर। ये आपको एग्जाम्पल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे आपके ऑब्जेक्टिव वाले पार्ट के लिए। ठीक है, अब इसमें प्लस है एडिशन के लिए होता है, माइनस सब्ट्रैक्शन के लिए होता है, मल्टीप्लिकेशन के लिए होता है। ठीक है, ये डिवीजन के लिए होता है। इतने चीज़ आपको मालूम होगा। नीचे आइए, एग्जाम्पल छोड़ दीजिए उसका, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद है रिलेशनल ऑपरेटर में देखिए लेस देन का है, ग्रेटर देन का है। ठीक है, इक्वल एंड देन, इक्वल, लेस देन इक्वल का है, ग्रेटर देन इक्वल का है और इक्वल टू का है। ठीक है, और नीचे हम आते हैं, उसके बाद हमारे पास आते हैं लॉजिक ऑपरेटर। अब देखिए लॉजिक ऑपरेटर में जैसे हम आए तो हमको दिख गया, क्या दिख गया, डबल एंड दिख गया। तो ये किसका एग्जाम्पल है, लॉजिक गेट का आंसर मिल गया। तो ऐसे देखिए क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं और ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो ये उठा के एक बार देख ले, मैंने आपको बताया हुआ है सी लैंग्वेज के ऑब्जेक्टिव अगर पास करने हैं तो डेटा टाइप्स, ऑपरेटर, ठीक है, और आपके वेरिएबल और कीवर्ड्स, ये आप पढ़ लें, इन्हीं से आपका आएगा। बाकी थोड़ा सा लूप होगा, पॉइंटर, स्ट्रिंग, इनसे एग्जाम्पल जो आते हैं आउटपुट वाले। क्वेश्चन 1 नंबर क्लियर। ठीक है, क्या होगा ऑप्शन, लॉजिकल। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। अब इसमें सब इसी प्रकार क्वेश्चन मिलेंगे। अब यहाँ पूछा है ऑपरेटर एंड का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए ऑपरेटर, ये जो एंड है इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, बिट वाइज एंड में, या फिर बिट वाइज और में, या फिर लॉजिक एंड में, या इनमें से किसी में भी नहीं। तो बताइए स्टूडेंट अपना कमेंट करके, क्या आपको लगता है कि आपने पढ़ा है। तो फिर हम पीडीएफ पे चलते हैं, फिर आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो बिट क्या बोला है आपका, बिट वाइज, सॉरी, ऑपरेटर एंड का बेसिकली जो वो पूछा गया है। तो चलते हैं नीचे, देखते हैं और क्या क्या ऑपरेटर हमारे पास हैं। ये बिट वाइज ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर एंड है। ठीक है, इसमें देखते हैं क्या क्या ऑपरेटर दिए गए हैं। हाँ, फिलहाल इसमें और ऑपरेटर नहीं है। ठीक है, हाँ, हाँ। तो देखिए ये है आपका बिट वाइज एंड, ये जो ऑपरेटर दिया गया है इसमें जो हम लोग यूज़ करेंगे अब बिट वाइज एंड के साथ इसका यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पे दिया गया है, सारे दिए गए होंगे, बस आपको ढूंढने की देरी है। जब आप उठाएंगे नहीं पीडीएफ या फिर गैस पेपर तो आप कैसे इसको ढूंढ पाएंगे। असाइनमेंट ऑपरेटर के अंतर्गत आएंगे तो देखिए यहाँ पे कौन से ऑपरेटर में यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए बिट वाइज एंड लिखा है, बिट वाइज एंड ऑपरेटर जो है जिसमें हम लोग यूज़ करते हैं एंड का, सिंगल, यहाँ सिंगल एंड यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ऑप्शन क्या बनेगा इसमें, ये देखिए थोड़े रटने पड़ेंगे आपको क्योंकि ये कोई लॉजिकल तो है नहीं। इसको आपको जब तक थ्योरी नहीं पता होगी तब तक आप कैसे पढ़ पाएंगे। ऑपरेटर एंड का प्रयोग किया जाता है किसमें, बिटवाइज एंड में। ठीक है, तो ऑप्शन बनेगा ए, बिटवाइज एंड में ऑपरेटर ए का प्रयोग किया जाता है। और अच्छे से समझना है तो आप यहाँ पे चले जाए, यहाँ पे भी आपको तमाम वेबसाइट्स हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एंड का जो प्रयोग है किसमें है, कौन से एग्जाम्पल में आ रहा है, ये आपका बाइनरी एंड ऑपरेटर में आ रहा है। ठीक है, तो बिटवाइज एंड ऑपरेटर में, बाइनरी और यानी कि बिटवाइज और में, तो ये सब इसी के एग्जाम्पल है। ठीक है, बिटवाइज ऑपरेटर, बिटवाइज पहला है तो बिटवाइज एंड है ये। ठीक है, बाकी जो है ये और का है, इसको एंड बोलते हैं, इसको और बोलते हैं, इसको एक्स और बोलते हैं। इसके अनुसार आप देखते रहें। आगे चलते हैं, नंबर 3 है ऑपरेटर का प्रयोग किया जाता है किसमें किया जाता है, इंटीजर वैल्यू में, फ्लोट वैल्यू में, डबल वैल्यू में, या इनमें से किसी में नहीं। तो जो भी ऑपरेटर लगाते हैं उसको हम लोग बेसिकली किस में यूज़ करते हैं, अधिकतर से अधिकतर या सभी में यूज़ करते हैं। कोई भी फ्लोट वैल्यू में ही ऑपरेटर आपका लगेगा, क्योंकि कोई वैल्यू जब होगी, कोई नंबर होगी, तभी तो वहाँ पे कोई ऑपरेटर काम करेगा। जब आपको 2 + 2 को जोड़ना होगा तभी तो वहाँ पे ऑपरेटर लगेगा।
टू इंटू करना होगा या फिर ग्रेटर देन लगाना होगा, इक्वल टू निकालना होगा, कोई वैल्यू निकालनी होगी, फ्लोट वैल्यू होगी, ठीक है, इंटीजर वैल्यू या डबल वैल्यू नहीं होगी। अब ए प्लस ए थोड़े नाम जोड़ेंगे, ठीक है, इसी के अनुसार तो ऑप्शन बनेगा फ्लॉट बी। नंबर 4, इक्वलिटी ऑपरेटर किससे प्रदर्शित किया था। अब इसमें कौन सी कलाकारी है, इसमें तो आप आराम से बता देंगे। इक्वलिटी यानी कि बेसिकली यहाँ पे हिंदी में इस प्रकार से है, इक्वलिटी यानी कि इक्वल, ठीक है। तो अब इसमें इक्वलिटी है, ठीक है, इक्वलिटी ऑपरेटर पूछा गया, तो इक्वलिटी के लिए हम लोग बेसिकली डबल डबल इक्वल टू लगाते हैं, ठीक है। इक्वल होता इक्वल ऑपरेटर तो अलग चीज़ हो गई, तो यहाँ पे इक्वल भी नहीं लगाते या इक्यू नहीं लगाते, या ये भी ऑप्शन गलत है, तो डबल इक्वल टू जो होगा वो हम लोग यूज़ करेंगे इक्वल। ये देखिए यहाँ पे एक ये है, ये माइनस सब्ट्रैक्शन के इक्वल टू है, तो सबका अलग अलग है, ठीक है। तो हमारा पास जो है असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर सिंपल इक्वलिटी ऑपरेटर आपका ये कहलाता है, तो ऑप्शन बनेगा सी, फोर्थ का सी, सॉरी डी। आगे आते हैं, 5 नंबर है, ऑपरेटर में कौन सा कथन सत्य नहीं है। अब कौन सा सत्य नहीं है, देखिए प्लस प्लस, या फिर ये अंडरस्कोर नीचे वाला, या फिर आप कह सकते हैं प्लस, या फिर इक्वल टू प्लस और क्वेश्चन मार्क, बताएं इसमें से कौन सा ऑपरेटर सत्य नहीं है। तो देखिए 5th नंबर में देखिए ये भी ऑपरेटर होता है, ये भी ऑपरेटर है, ये भी ऑपरेटर है, ये कोई ऑपरेटर नहीं है। या इसके आगे कुछ और लिखा होता इक्वल टू करके इस प्रकार से, या इक्वल टू करके ये, तो आपका ऑपरेटर होता है, ठीक है, लेकिन ये ऑपरेटर नहीं है। तो 5th का ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पे, डी। पूछा नहीं है, अब बोलता है सत्य है, तो फिर आप कोई भी लगा देते हैं इसमें से, ऑप्शन आपको ठीक हो जाता है। ऑपरेटर वगैरह आप देख लें, स्टूडेंट जो भी हमारी वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आप ऑपरेटर देख के जाएं, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। अब देखिए यहाँ पे ये दिया है, ये कौन सा कंडीशनल एक्सप्रेशन है, तो ये इन्हीं पे क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है। क्योंकि और क्या, आपको कोई कोई प्रोग्राम तो देगा नहीं बड़ा बड़ा, आपको यही छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, इन्हीं के आपके ऑब्जेक्टिव हमेशा बनाए जाते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा गया है विट वाइज एंड ऑपरेटर का उपयोग किया जाता है। विट वाइज एंड ऑपरेटर का उपयोग कहाँ किया जाता है, मास्किंग में, कंपैरिजन में, या फिर डिवीजन में, या शिफ्टिंग बिट में। तो बिट वाइज यहाँ पे ऑपरेटर है बेसिकली, तो उसका हम लोग प्रयोग किस में करेंगे। देखिए बिट वाइज ऑपरेटर बेसिकली होते क्या है वो आपको पता होना चाहिए ना, तो हम चलते हैं बिट वाइज ऑपरेटर में, तो उसमें देखते हैं कौन कौन से ऑपरेटर हमारे पास है। ये लॉजिकल हो गया, ये हो गया रिलेशनल और अर्थमेटिक, हाँ हाँ बिट वाइज, सॉरी ये हमारे पास है बिट वाइज ऑपरेटर, ठीक है। तो ये देखिए ये सारे ऑपरेटर हैं यहाँ पे बिट वाइज ऑपरेटर हैं। तो बिट वाइज ऑपरेटर का हम लोग उपयोग किस लिए करेंगे यहाँ पे, तो इसमें जो ऑप्शन बनेगा, पीडीएफ पे चलते हैं, कंपैरिजन में तो नहीं करेंगे, इससे क्या अब हम इससे हम किसी से कंपैरिजन कर पाएंगे। यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं एंड हो गए, ये कोई कंपैरिजन वाले तो है नहीं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन देखें यहाँ पे क्या दिया गया है, डिवीजन भी नहीं करेंगे, शिफ्टिंग में, तो एक है मास्किंग करने में इनका प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या बनेगा, मास्किंग, 6 का एक। यहाँ पे आप लॉजिक लगा लिया करें, जब आपको चार्ट मालूम होगा तभी तो आप लॉजिक लगा पाएंगे, तो चार्ट एक बार जरूर आप देख लें प्लीज। 7 नंबर, बिट वाइज ऑपरेटर का उपयोग किया जाता है। अब बिट वाइज ऑपरेटर का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है, जरूरी बिट को 1 से सेट करने के लिए, या जरूरी बिट को जीरो में सेट करने के लिए, या फिर नंबर को बांटने के लिए, या नंबर को गुणा करने के लिए। बताएं क्या ऑप्शन होगा इसका, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपने पढ़ा होगा। तो जरूरी बिट को, इसका जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा जरूरी बिट को 1 पे सेट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन बनेगा ए। तो चलिए स्टूडेंट आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, जो कि है पूछा गया उच्चतम प्रेसिडेंस किस ऑपरेटर का होता है। तो उच्चतम यानी कि बढ़ते हुए क्रम में, यानी कि एडिशन के क्रम में, या सब्ट्रैक्शन आप कह सकते हैं। उच्चतम है या न्यूनतम होता तो फिर माइनस के क्षेत्र में जाता। तो उच्चतम प्रेसिडेंसी किस ऑपरेटर का होता है, ऑपरेटर यानी कि प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, गुणा या भाग्य हमारे क्या होते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर कहलाते हैं। तो इसमें से हमें कौन कौन से ऑपरेटर दिखाई दे रहे हैं, बेसिकली दो ही इसमें ऑपरेटर दिखाई दे रहे हैं, एक तो प्लस का, एक मल्टीप्लीकेशन का, माइनस का तो है नहीं, ठीक है। तो उच्चतम है, तो उच्चतम यानी कि बढ़ते हुए क्रम, यानी कि 1 + 1 इस प्रकार से। तो उच्चतम के लिए ऑप्शन क्या बन जाएगा यहाँ पे, 8th का डी। इस प्रकार से आंसर निकाला करें पहले क्वेश्चन को समझ के। अगर न्यूनतम बोला होता तो यहाँ पे माइनस दिया होता, या फिर कुछ और दिया होता इन दोनों के कंडीशन में, जैसे ये दो आपको ऑपरेटर दिए गए, तो फिर वहाँ पे कुछ और भाषा या लैंग्वेज का उपयोग किया जाता। जो लैंग्वेज होगी उसके अनुसार ऑप्शन नीचे जरूर वेरी करेगा। अब है एक क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया है क्वेश्चन नंबर 9, इसका बताएं। ये जो क्वेश्चन मार्क दिया है इसको हम लोग एक्सप्लेनेशन मार्क बेसिकली कहते हैं, और इस ऑपरेटर का उपयोग
कहाँ किया जाता है। अब इसके ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो बड़े कंफ्यूज हो जाएंगे। बेसिकली इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, अगर इसका आप जाके पीडीएफ में या आप देखिए कहीं भी सर्च करके, तो देखिए इसका बेसिकली जो यूज़ है वो हम आपको बताते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए दिया गया है, ये है जो भी कंडीशन आपकी ट्रू होती है उस कंडीशन को ये फॉल्स करने का ये काम करता है, एक तरह से रिवर्स करने का काम करता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया गया कॉल्ड लॉजिकल नॉट ऑपरेटर, इट इज यूज टू रिवर्स द लॉजिकल स्टेट ऑफ इट्स ऑपरेंड, इट इज कंडीशन दैट ट्रू देन लॉजिकल नॉट ऑपरेटेड विल मेक इट फॉल्स। यानी कि जब मान लीजिए 5 जो है वो छोटा है 6 से, ये आपको पता है कि हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये इसको क्या करेगा, उल्टा करेगा। ये उसको उल्टा करके बताएगा कि नहीं 5 जो है वो छोटा नहीं है 6 से। ठीक है, तो ये कंडीशन वो आपको बताएगा। तो बेसिकली यही है इसका काम। और देखिए इसमें ऑप्शन जो दिए गए हैं अगर उसके अनुसार अगर देखा जाए तो दाहिने से बाएं, बाएं से दाएं अर्थमेटिक के लिए, तो ये मुझको ऑप्शन इसके कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को बेसिकली हम ड्रॉप कर रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, तो आप इस क्वेश्चन को क्रॉस करके आगे बढ़ जाएं। बेसिकली इसका आंसर मुझको मालूम है लेकिन मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं, टाइम वेस्ट ना करें, आगे चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, किस ऑपरेटर का लोएस्ट प्रायोरिटी होता है, यानी कि कौन सा जो ऑपरेटर है जो हम लोग बहुत ही कम यूज़ करते हैं बेसिकली। तो देखते हैं हम लोग अधिकतर जो ऑपरेटर यूज़ करते हैं वो हमारे परसेंट हो गया, प्लस हो गया, प्लस प्लस हो गया, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के लिए माइनस माइनस हो गया, ये सारी चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये जो ऑपरेटर आपको दिख रहा है इसका हम लोग बहुत ही कम यूज़ करते हैं। शायद ही आपने कभी यूज़ किया भी हो, जब आप प्रोग्राम लिख रहे हो बहुत ही कम यूज़ किया होगा, तो इसलिए उसकी प्रायोरिटी के अनुसार ये जो है वो सबसे लो प्रायोरिटी का इस इन इन केस में कहलाएगा। अगर इसी श्रेणी के और कोई यहाँ पे कोड दियो, जैसे कि ये हो गया या क्वेश्चन मार्क हो गया, कोटेशन हो गया, तो ये भी इन्हीं श्रेणी के आ जाएंगे। तो फिर इनमें आपको कंपेयर करना पड़ेगा कि इनमें से सबसे कम हम लोग कौन सा यूज करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बनेगा डी। अब इसने पूछा है किस ऑपरेटर की प्रायोरिटी हाई होती है, तो इसमें से आपको बताना कौन सबसे ज्यादा यूज होती है। तो ये तो आपको मालूम पड़ गया, ये तो लो प्रायोरिटी का है, तो इसको तो पहले आप हटा ही देंगे। प्लस प्लस हम लोग यूज़ करते हैं लेकिन हर जगह यूज़ नहीं करते हैं। प्लस भी यूज़ करते हैं लेकिन हर जगह नहीं यूज़ करते। जब हमको कंडीशन लेनी होगी अर्थमेटिक की तो हम यूज़ करेंगे। इसी तरह से इसमें भी कंडीशन कोई हमको अर्थमेटिक की लेनी होगी, लेकिन परसेंट तो हम लोग हर एक प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। अगर आप देखें तो परसेंट एस, परसेंट डी, ये तो हम लोग यूज़ करते ही करते हैं। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे बी ऑप्शन की सबसे ज़्यादा हाई प्रायोरिटी यहाँ पे कहलाएगी ऑपरेटर में। क्वेश्चन नंबर 12 है, यहाँ पे बताएं प्रेसिडेंस का निर्धारक करता है गति को कम स्पेस लेने के लिए या प्रथम एवेल्यूएट को या फिर आर्गुमेंट लेने के लिए। जो प्रेसिडेंस है उसका निर्धारक कौन करता है, प्रथम यानी कि फर्स्ट एवेल्यूएट को लेने के लिए, निर्धारित करने के लिए। ऑप्शन बनेगा सी। ये भी कोई खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, इसको आप इग्नोर ही करें। जो मैं बता दे रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट, जो हमारे पास क्वेश्चन सेट आता है सॉल्व करने के लिए, जो कि मैनेजमेंट हमको प्रोवाइड करती है, तो हम आपको सॉल्व करवाते हैं, उसमें बता देंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट, उस पर आप ज़्यादा फोकस कीजिए, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन सा टर्नरी ऑपरेटर, ये क्वेश्चन अच्छा है, इसमें आप कंफ्यूज भी होंगे। आप देखिए यहाँ पे दिया गया टर्नरी ऑपरेटर, एक तो नया नाम मिला आपको, आप यहीं से कंफ्यूज हो जाएंगे। टर्नरी ऑपरेटर तो हमने पढ़ा नहीं क्योंकि ये बहुत चीज़ें बुक में निगलेक्ट कर दिया गया, इसको ऐड नहीं किया जाता है। ठीक है, लेकिन ये ऑपरेटर है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क दिया गया, क्यू दिया गया, नीचे आते हैं तो देखिए यहाँ पे और भी ऑप्शन दिए गए होंगे, साइज ऑफ और ए दिया गया। तो अगर हम बात करें पहला ऑप्शन की, अगर हम क्वेश्चन मार्क की बात करें तो क्वेश्चन मार्क जो अगर ऑपरेटर की अगर पीडीएफ आपको मिली होगी तो उसमें आपको एक सिंबल दिखेगा क्वेश्चन मार्क्स का। ठीक है, तो देखिए ये है आपका क्वेश्चन मार्क, जिसको कि हम लोग बोलते हैं कंडीशनल ऑपरेटर भी कहते हैं। ठीक है, और साइज ऑफ ऑपरेटर भी देखिए यहाँ पे दिए गए, ये सारे किस में आते हैं, साइज ऑफ एंड टर्नरी ऑपरेटर के अंतर्गत आते हैं, जो कि मिसलिनियन ऑपरेटर में आते हैं। एक्स्ट्रा जो ऑपरेटर होते हैं वो हमारे कहलाते हैं। तो ये कंडीशनल ऑपरेटर कहलाता है और टर्नरी ऑपरेटर भी आपका ये कहलाता है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा इसमें, क्वेश्चन मार्क जो हमारा हो जाएगा कंडीशनल। अब देखिए इसमें आगे देखिए दिया हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें ये दिया है कि किधर से किधर ये वेरी करते हैं। तो उसी प्रकार से जो भी मैंने आपको एक प्रोग्राम बताया था इधर ऊपर के, हमने कहा था इसको छोड़ दें, तो ये ऑपरेटर का जो काम होता है वही यहाँ पूछा गया, 9th नंबर है, देखिए यहाँ पे दिया गया होगा। तो मैं दिखाने की कोशिश करूँ, तो ये देखिए यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे देखिए दिया गया ये चिन्ह जो है इसको कहते हैं यूनरी ऑपरेटर के अंतर्गत आता है। ये यूनरी कैटेगरी के अंतर्गत आता है। ऑपरेटर प्रेसिडेंस इन सी किस प्रकार से काम करता है, तो यूनरी कैटेगरी में आता है ये ऑपरेटर के अंतर्गत। ऑपरेटर ये है, और ये देखिए किस प्रकार से एसोसिएटिविटी करता है, राइट टू लेफ्ट में। तो इसलिए मैंने इसका ऑप्शन नहीं बताया था, तो राइट टू लेफ्ट में ये काम करता है। तो ऑप्शन इसका बनेगा 9th का ए। अगर आप टिक करना चाहते तो कर ले, ऑप्शन आपको यहाँ से मालूम पड़ गया। ठीक है, नीचे आते हैं। अब इसके नीचे और आते हैं। हाँ, तो टर्नरी ऑपरेटर में आपको ऑप्शन कौन सा मिल गया, क्वेश्चन मार्क जो होता है आपका कौन सा ऑपरेटर कहलाता है,
टेनरी ऑपरेटर। तो एक बार ये जो चार्ट है इसको आप देख लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट है और इसमें ये लेफ्ट राइट पे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से बनना है, एक तो क्वेश्चन इससे बनना है कि कौन कौन से ऑपरेटर उसका नाम आपको पता होना चाहिए, और दूसरा आपको प्रेसिडेंस भी उसके पूछा जा रहा है कि वो किस प्रकार से एसेसिबिलिटी करते हैं, यानी लेफ्ट राइट में काम करते हैं या राइट से लेफ्ट में काम करते हैं, वो भी आपसे क्वेश्चन में पूछे जा सकता है। देखिए यहाँ पे सारे प्रकार के क्वेश्चन मैं इसलिए ले रहा हूँ। अब जो क्वेश्चन है वो और इंपॉर्टेंट है, नए अच्छे क्वेश्चन है। उसमें देखिए क्या दिया गया, 40 नंबर है, बैक स्पेस के लिए किस करेक्टर स्पेस का यूज किया था, यानी हमको बैक स्पेस यूज करना है, तो उसके लिए हम कौन सा करेक्टर स्केप का यूज करेंगे। देखिए ऑप्शन बताइए, बैक स्पेस है तो जाहिर सी बात है बैक है, तो अगर बी अगर लगा दे तो बैक हो सकता है। तो ऑप्शन क्या बनेगा, लॉजिकल मैं बता रहा हूँ, अगर बैक दिया है वर्ड से तो आप बी वाले ढूंढेंगे। अब ये वर्टिकल होगा, ये तमाम तरह काम के लिए अलग अलग होंगे, तो ऑप्शन क्या बनेगा, बी। अब देखिए नीचे और इसी सिमिलर क्वेश्चन मिलेंगे आपको यहाँ पे। तो 15 में आप पूछ लिया हॉरिजेंटल टैब, यहाँ पूछ लिया हॉरिजेंटल टैब के लिए। अब हॉरिजेंटल तो यहाँ पे एच नहीं ढूंढेंगे। अब यहाँ से आपको जो ऑप्शन बनेगा बेसिकली टी होगा, इसका ऑप्शन सी बनेगा, और वर्टिकल के लिए वी बनेगा। ठीक है, तो कभी कभार ऐसा होता है पहला सिंबल नहीं मैच करता है। अब यहाँ पे हॉरिजेंटल तो यहाँ पे एच नहीं दिया, तो आप सोचेंगे आप इसमें से क्या लगा दें, तो हॉरिजेंटल टल आ गया लास्ट में ने। तो अब यहाँ पे वर्टिकल है, यहाँ पे सी आया लेकिन सी ऐसा ऑप्शन में नहीं है, तो इसमें वी ऑप्शन होगा। तो इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं, ये कोई तरीका नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन हॉरिजेंटल है तो यहाँ पे टल की जगह आप क्या लगा देंगे, यहाँ पे टी इसका ऑप्शन हो जाएगा। वर्टिकल है तो वी यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, एक जो हमारा फॉर्मूला जो हम बच्चों को याद करने के लिए बताते हैं, बैक स्पेस है तो बैक यहाँ पे दिया हुआ, इस प्रकार से भी आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, हो गया ऑप्शन आपका क्लियर। तो ये थे आपके कौन से चैप्टर के, ऑपरेटर चैप्टर के क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम आते हैं नीचे हेडर फाइल के क्वेश्चन, जो हमारे HTTP फाइल होती है, हेडर फाइल होती है प्रोग्रामिंग में, जो हम लोग इस प्रकार से स्टार्ट करते हैं, हैज इंक्लूड कोनियो डॉट एच स्टूडियो डॉट एच, इनके बारे में क्वेश्चन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि पहला पार्ट हमारा यूज होता है किसी भी प्रोग्राम को लिखने के लिए। तो चलिए फटाफट आते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया है, बोला गया है सी में हेडर जो फाइल होती है वो निम्न में से किसका समूह है। जो हमारी हेडर फाइल्स होती है वो किस लाइब्रेरी के अंतर्गत आती है, किस फंक्शन के अंतर्गत आती हैं। तो ये सारी किसके अंतर्गत आती हैं, इसके है ना, सॉरी, आपकी जो हेडर फाइल हो गई है इसके स्टूडियो डॉट कोनिया डॉट एच, और आपकी जो तमाम फाइलें जो लाइब्रेरी आती हैं जैसे कि मैथ डॉट एच, स्ट्रिंग डॉट एच, करेक्ट, तमाम तरह की जो फाइलें हमारी जो आती हैं वो सारी किसके अंदर आती हैं, लाइब्रेरी फंक्शन। ये पूरे लाइब्रेरियों का फंक्शन का ग्रुप होता है जिसके अंतर्गत ये सारी फाइलें आती हैं, जिनको कि हम लोग सी की हेडर फाइल कहते हैं। किसके अंतर्गत आती है, लाइब्रेरी फंक्शन के अंतर्गत। तो ऑप्शन बनेगा बी। नेक्स्ट पे आते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, किस हेडर फाइल का उपयोग स्टार कंपेयर यानी कि स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए किया जाता है, शॉर्ट फॉर्म है strcmp बोलते हैं। तो अब देखिए, अब यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है इसके अनुसार अगर आप आंसर ढूंढेंगे इसमें तो क्या होना चाहिए। अब ये बेसिकली पूछ जा रहा है जैसे कि हम लोग यहाँ पे फाइल लगाते हैं, हेडर इंक्लूड कोनियो डॉट एच हमने लगाया, स्टूडियो डॉट एच लगाया, ठीक है। उसके बाद हमको लगानी होती है, अगर हम कंपेयर कराना चाहते हैं स्ट्रिंग का, तो उसके लिए हमको एक हेडर फाइल चाहिए होती है। जैसे कि हम यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रिंग डॉट, आगे हम लोग क्या लिखेंगे, आप देखिए वही यहाँ पूछा गया, तो स्ट्रिंग डॉट स्ट्रिंग्स डॉट एच, तो ये तो बिल्कुल गलत होगा, एस का भी लगेगा नहीं, टेक्स्ट डॉट एच होगा नहीं। अब ये देखिए स्ट्रिंग डॉट के CMP, तो आप बहुत लोग ये लगा देंगे ऑप्शन, क्योंकि बोलेंगे यही ऑप्शन मैच कर रहा तो यही सही होगा, तो बिल्कुल ये गलत होगा। जब भी कोई स्ट्रिंग की फंक्शन होगा और हमको हेडर फाइल में यूज़ करना होगा उसको रिकॉल करने के लिए, कोई भी कंपेयर होगा या फिर स्ट्रिंग का कंपेयर होगा या कॉपी होगी, तो उसके लिए हम स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल का यूज़ करेंगे। ये आपकी हेडर फाइल है और इसके अंदर जो लाइब्रेरी फंक्शन हम लोग यूज़ करते हैं वो हमारा बेसिकली ये आ जाता है, या वेरिएबल कह सकते हैं या कुछ भी कह सकते हैं, वो हमारा स्ट्रिंग डॉट कंपेयर करने का कीवर्ड जो है वो ये है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत ये आता है, तो ऑप्शन क्या बनेगा, स्ट्रिंग डॉट एच। अभी दूसरा भी आएगा ऑप्शन, इसे मैं आपको हम दिखाते हैं अभी। अब है क्वेश्चन नंबर 3, माल ओसी फंक्शन डायनेमिक एलोकेशन के लिए उपयोग किया जाता है जिसकी हेडर फाइल होती है माल उसी की हेडर फाइल। अब ये देखिए, ये फंक्शन चैप्टर का क्वेश्चन है, माल उसी कॉल उसी, जो डायनेमिक डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। तो इसके अंदर कौन सी लाइब्रेरी फंक्शन आएगी, यहाँ पे stdlib.h, stdlib.h के अंतर्गत माल ओसी कॉल ओसी तमाम जो फंक्शन के लाइब्रेरी फंक्शन होते हैं वो यहाँ पे यूज होंगे। तो स्टूडियो डॉट एच तो आपकी हेडर फाइल कॉमन है, ये अलग चीज़ है। ये लाइव फंक्शन हमारी यूज होगी अगर हमको ये फंक्शन निकालना है, मान ओसी, या फिर एक होता है हमारा कॉल ओसी, इन जो फंक्शन हम यूज करेंगे वो इसके साथ ही यूज करेंगे। बी ऑप्शन टिक कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइल मैनिपुलेशन को कौन सा हेडर फाइल उपयोग किया जाता है। फाइल को मैनिपुलेट करना है आपको, तो देखिए यहाँ पे कौन कौन सी है,
तो अब यहाँ पे जो फाइल बनेगी किसी फाइल को मैनिपुलेट करने के लिए, तो कोई भी फाइल अगर मैनिपुलेट करनी है उसके लिए हम लोग कौन सा कोड लगाते हैं, स्टूडियो डॉट एच लाइब्रेरी फंक्शन का यूज़ करते हैं, जो कि हेडर फाइल में यूज़ करते हैं। अगर ये नहीं लिखेंगे या कोनी डॉट एच नहीं लिखेंगे तो चल जाएगा कोनी डॉट एच से, लेकिन स्टूडियो डॉट एच अगर नहीं लिखेंगे तो फिर आपका एरर आपके में आएगा, क्योंकि यही आपकी फाइल को मैनिपुलेट करेगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। 5 नंबर है, किस हेडर फाइल का उपयोग strcyp यानी कि स्ट्रिंग को कॉपी करने के लिए किया था, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, string डॉट एच। अब यहाँ पे ctr कॉपी ना लगा दें, ये बिल्कुल गलत ऑप्शन हो जाएगा। देखिए स्ट्रिंग के अंतर्गत मैंने अभी बताया था, ऑप्शन जो आया था अभी उसमें बताया था स्ट्रिंग हेडर फाइल है string डॉट एच, इसके अंतर्गत str कॉपी और str cmp और तमाम की तरह की फाइलें होती हैं, ये सब इसी के अंदर लिखी जाती हैं। ठीक है, अब लिंक करना यहाँ पे क्या कहलाता है, एक कंपाइलर है, एक डिबगर है, या एक इंटरप्रेटर है, या फिर एक एनालाइजिंग टूल है। तो लिंक अगर करना है किसी भी प्रोग्राम को तो वो आपका बेसिकली किसके माध्यम से होगा, एक एनालाइजिंग टूल्स के माध्यम से उसको हम लिंक करा सकते हैं। तो ऑप्शन क्या बनेगा, डी। क्वेश्चन नंबर 7, प्री प्रोसेसर को वर्ड नोट करने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है, प्री प्रोसेसर। तो देखते हैं हम लोग जब भी स्टार्ट करते हैं किसी सी प्रोग्राम को तो हम लोग लिखते हैं हैश। तो हैश आपका क्या कहलाता है, प्री प्रोसेसर वर्ड नोट। तो ऑप्शन बनेगा ये। आपको ऑप्शन देख के समझ में आ जाएगा कि हाँ, जब हम लोग, अब देखिए यहाँ पे हिंदी में दिया गया, अब यहाँ पे ये नहीं पूछा गया है, अब यहाँ पे प्री प्रोसेसर नाम दिया गया। अगर यहाँ पे लिखा होता सी के हेडर फाइल में कौन सा सिंबल यूज किया जाता है, तो आप लोग फिर इसमें सिंबल जाकर ढूंढते, तो बहुत लोग इसको भी लगाते हैं क्योंकि इसको भी हम लोग यूज करते हैं, और बहुत लोग इसको भी लगा सकते थे आंसर। लेकिन ये जो हमारा यूज करता है सेपरेट करने के लिए यूज होता है किसी नेक्स्ट लाइन को इस प्रकार से, और इसका जो हम लोग यूज करते हैं हेडर फाइल में ही यूज करते हैं। तो क्वेश्चन समझ लिया करिए किस चैप्टर से आ रहा है और किसका इसका आंसर पे किस प्रकार से आपको देना है। तो ये प्री प्रोसेसर हेडर चैप्टर का है, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में आगे लिखा गया होगा उपयोग किया जाता है वर्ड नोट के लिए। तो हैश जो आपका कहलाता है वो प्री प्रोसेसर कहलाता है। 7th का ऑप्शन बनेगा बी। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, जो कि और अच्छा वही चीज जो मैंने अभी आपको बताया, एक कथन को बंद करने के बाद दूसरे कथन को प्रारंभ करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया था, वही चीज है जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, एक कोई वैल्यू लिखी है हमने, उसको बंद करके सेपरेट करने के लिए दूसरी वैल्यू पे अगर हम जाते हैं तो हमको कॉमा से यूज करना पड़ता है। तो ये हमारा ऑप्शन बनेगा डी। ठीक है, किस करेक्टर्स का उपयोग नई लाइन में अगर हमको लिखना है, मान लीजिए हम एक साथ प्रिंट करना चाहते हैं कोई टेबल, मान लीजिए 2 की टेबल हम प्रिंट करना चाहते हैं 2 4 6 8, हम चाहते हैं कि ये इस तरह ना प्रिंट हो, नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो 2 4 6 8, तो उसके लिए फिर हमको जो कोडिंग करनी पड़ेगी वो यहीं पे करनी पड़ेगी बीच में। तो ऑप्शन बनेगा बैकवर्ड स्लैश एन। बैकवर्ड स्लैश एन का यूज करते हैं हम लोग किसी भी कोड को आउटपुट के समय न्यू लाइन में प्रिंट करने के लिए। ऑप्शन बनेगा डी। क्वेश्चन नंबर 12, कंपाउंड अलाइनमेंट स्टेटमेंट का उदाहरण कौन सा है, कंपाउंड अलाइनमेंट स्टेटमेंट का उदाहरण इसमें से कौन सा है, बताइए। ऑप्शन बनेगा प्लस और बी, प्लस इक्वल टू 5। ये भी कोई खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं, इसको हम इग्नोर करते हैं। हाँ, इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। एक कंपाउंड स्टेटमेंट का समूह है जो निम्न में से किस एक के बीच में जोड़ा जाता है। अब देखिए कंपाउंड जो आपके दो प्रकार के होते हैं यहाँ पे, तो अगर आपको दो वैल्यू लिखनी है, जो कंपाउंड वैल्यू लिखनी है उसको हमको कर्ली ब्रैकेट के साथ यूज करना पड़ता है। तो ऑप्शन बनेगा बी। इसमें कोई कंपाउंड वैल्यू लिखते हैं, इसमें आप प्रिंटफ या स्कैनफ की वैल्यू ही लिखते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, सी पुस्तकालय फंक्शन इनपुट आउटपुट सुविधा देता है, या सी इनपुट आउटपुट को इनहेरिटेट करता है, या सी में इनपुट आउटपुट सुविधा नहीं होती है। तो देखिए सी में क्या होते हैं, आपके लाइब्रेरी फंक्शन होते हैं, तो यहाँ पे पुस्तकालय फंक्शन दे दिया, अगर यहाँ पे लिखा होता सी लाइब्रेरी फंक्शन होते हैं तो आप इसी पे टिक कर देते। तो ऑप्शन बनेगा ए। यहाँ पे लैंग्वेज को चेंज किया गया, ऑप्शन बनेगा ए। ए 30 नंबर है, एक स्टेटमेंट एक्सप्रेशन में से अलग होता है जिसके लिए किस टर्मिनल का उपयोग किया जाता है। तो देखिए 30 नंबर जो है आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ पूछा गया एक स्टेटमेंट एक्सप्रेशन से अलग होता है जिसके लिए उपयोग किया करते हैं, तो कोई भी एक्सप्रेशन लिख रहे हैं उसको हम अलग करना है, तो हम लोग बेसिकली इसी से सेपरेट करते हैं उसको। ऑप्शन बनेगा ए। सारे सिंबल के क्वेश्चन हम लोग यूज करते हैं, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इसमें से कौन सा कथन स्टेटमेंट है वो गलत आपको पहचानना है। तो पुट करेक्टर 65 दिया है, पुट करेक्टर दिया, एक्स दिया है सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में, तो आपको गलत वाला यहाँ पे पहुंचाना है। ठीक है, तो बेसिकली ऑप्शन जो बनेगा इसमें, बताएं आपके अनुसार कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए। तो इसमें जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा पुट करेक्टर सी,
ऑप्शन जो है वो गलत होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, स्पीकर के बीच आवाज के लिए किस करेक्टर का उपयोग किया जाता है? स्पीकर के बीच में, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन मैं इसका ऑप्शन बता दे रहा हूँ। 15 का अगर आपको ऑप्शन नहीं पता है या बताएं अगर आपको मालूम है, तो स्पीकर के बीच आवाज के लिए हम लोग बैकवर्ड स्लैश ए का यूज करते हैं। ये क्वेश्चन कभी आया नहीं है, तो इसको हम लोग हटा देते हैं। करेक्टर स्टेटमेंट किस चिन्ह का उपयोग कथन को बंद करने के लिए किया था? किसी करेक्टर को अगर बंद करना है, यानी कि कोई करेक्टर आपने ए बी सी लिखा है, उसको अगर हमको बंद करना है तो किसके साथ हम बंद करते हैं उसको? डबल इन्वर्टेड कॉमा के साथ। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पे बी। स्ट्रिंग कांस्टेंट किस चिन्हों के बीच बंद किया था? कोई स्ट्रिंग वैल्यू है तो उसको कैसे बंद करेंगे? यहाँ पे ए। कोई स्ट्रिंग वैल्यू होगी तो सिंगल करेक्टर के साथ, और कोई करेक्टर होगा तो डबल के साथ उसको बंद करेंगे। सिंपल सा, ठीक है। अब यहाँ पूछा गया है निम्न में से कौन सा असत्य है? तो इसमें से कौन सा असत्य है? यहाँ पे बाकी सारे वैल्यू जो है करेक्टर देखिए स्ट्रिंग वैल्यू है, ये सबको सिंगल में लिखा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पे ए। इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं लिखी ना, इसलिए आपका गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन बनेगा ए। ठीक है, तो ये है आपका पूरा टॉपिक सी लैंग्वेज की जो हमारे पास क्वेश्चन आए थे इंपॉर्टेंट जनरल एग्जाम के लिए, जो हमको लगे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको बताना चाहिए। और ये जो है आपके क्वेश्चन थे, दो दो वीडियो मैंने कवर की इसमें, आशा करते हैं आपको बहुत अच्छी लगी होगी और समझ में भी आ गई। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है, जो आपके सी लैंग्वेज का बेस है। यानी कि इस बेस का मतलब क्या है, इसमें जो आपके पूरे चैप्टर से, हमने सारे चैप्टर से वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कवर कर दी। जैसे कि चैप्टर जो हमारे पास था इसमें वो था डेटा टाइप्स, ठीक है, ऑपरेटर, आपका हेडर, हेडर भी कवर कर दिया। ठीक है, उसके बाद जो था चैप्टर में फंक्शन, ठीक है, फंक्शन हो गया आपका। उसके बाद हमारा लूप था इसमें, ठीक है। उसके बाद हमारा हो गया इसमें स्टैंडर्ड लाइब्रेरी स्ट्रिंग, और कुछ अभी अभी कुछ और क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल है जो कि सिंबल के हैं और कुछ प्रोग्राम्स के हैं, तो उनको भी हम लोग कोशिश करेंगे एक वीडियो और सेपरेट कर दें, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। तो करीब 5 से 6 चैप्टर के क्वेश्चन आपको मैंने 2 वीडियो में कवर कर दिए हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर बिल्कुल कर दें, जो भी आपके फ्रेंड मित्र हैं, आपके भाई बहन जो भी तैयारी कर रहे हैं, ओ लेवल की जनवरी में एग्जाम लगा हुआ है, जुलाई में है, तो आप इसको बिल्कुल वीडियो को शेयर जरूर कर दें, जिससे कि फ्री ऑफ कॉस्ट में वो कम से कम अपना 40 में से 40 नंबर यहीं से आपको मिल जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी क्लासेस चल रही है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करेंगे M1 और M2 की।